जमालपुर के क्रांतिकारी निवासी और आज जिस अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, बहुत ही बेमिसाल कार्यक्रम हमने देखा। बच्चों के द्वारा जो हमने सुना, वाकई में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी। मैं प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ, क्लास में बच्चों से बातें करता हूँ, और जो जमाना है और जिस जमाने की बात हम कर रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर आ गया है। आजाद भारत और गुलाम भारत के बीच में अगर कोई एक लकीर खींची जाए तो उसमें अंतर क्या हो सकता है। और जिस नज़र से मैं देखता हूँ, जब मैं जेएनयू का छात्र था, 94 से लेकर 2003 तक एमए फिर पीएचडी किया वहाँ से, और हम लोग वहाँ निरंतर प्रयत्न करते रहे कि लोगों में आज़ादी की बात को लेकर, आज़ाद भारत के जो सपने रहे उसको आप कैसे देखते हैं। क्या आज़ादी मिली? जिन सपनों को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को आज़ाद करना चाहा, क्या वह आज़ादी हमें मिली है? मैं उसी पर विचार करने आया हूं। भगत सिंह पाकिस्तान में पैदा होते हैं और पाकिस्तान में ही उन्हें फांसी की सजा दी जाती है, लाहौर सेंट्रल जेल में। आज के ही दिन शायद वो समय आ रहा है, 7 बजे के आसपास, एक दिन पहले जो क्रांतिकारी हुए वो क्यों क्रांतिकारी, और आप यहां क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? छुट्टी का दिन था, घर पर होते, बाल बच्चों के साथ होते। ये जो बच्चे नाटक कर रहे थे भगत सिंह के ऊपर, ये जरूरी नहीं है आज के समाज के लिए। क्या एक सवाल है? मैं इन्हीं कुछ सवालों को लेकर आपके बीच आया हूं। क्या जरूरत है भगत सिंह की? कोई चाहता है कि हमारे घर में भगत सिंह पैदा हो? हर कोई चाहता है कि भगत सिंह हमारे पड़ोसी के घर में पैदा हो, हमारे घर में नहीं, हमारे विचारों में नहीं। और जब तक आपके विचारों में भगत सिंह पैदा नहीं होते तो फिर इस तरह का जश्न मनाने का कोई मतलब नहीं है। हम जो यहां इकट्ठे हुए हैं, मैं भी छुट्टी में घर गया था, पता चला कि प्रोग्राम है यहाँ पे, और मैं वहां से भागता हुआ आया। वह भागना ही हमें संकेत देता है, आपका यहाँ आना ही यह संकेत देता है कि आपके ख्यालात आजाद हैं, और जिस आजादी की बात शहीद आजम भगत सिंह कर रहे थे उसके लिए हम तैयार हैं। क्या करेंगे? किस भारत की और किस आजादी की बात आजादी से पहले हो रही थी, और आजाद भारत के आज लगभग 76 साल हो गए हैं, क्या उसमें हमने आजादी प्राप्त की है? मैं कुछ इन्हीं बातों पर आपसे कुछ विचार करूंगा, क्योंकि आज की सभा की जो सबसे बड़ी खासियत है कि भगत सिंह की माएँ भी यहाँ आई हुई हैं। मैं एक बार इन माँओं के लिए तालियों के साथ में स्वागत करना चाहता हूँ। आप ही भगत सिंह को जन्म दिए। भगत सिंह कोई आसमान से पैदा नहीं होता, भगत सिंह परिस्थितियों से पैदा होता है, विचारों से पैदा होता है, और जब विचार फैल जाते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई हुकूमत उसे नहीं रोक सकती। जिस ब्रिटिश शासन के विरोध में भगत सिंह पैदा हुए थे, जिसकी हुकूमत वहां तक थी जहां तक कि सूरज अस्त नहीं होता था, विक्टोरिया के शासन में, और उससे एक नौजवान लड़ता है। क्या था उसके पास में? एक सुतली बम, जो कि केवल आवाज कर सकता था, जिससे किसी की हत्या नहीं हो सकती थी। और जिससे किसी की हत्या नहीं हो सकती थी, तो फिर उस बम को लेकर पार्लियामेंट में जाने का मतलब क्या था? क्यों फोड़ा भगत सिंह ने?
और उस स्टेटमेंट को अगर आप याद कीजिए कि मैं ये बम बहरों के लिए फोड़ा हूं, और वो बहरे कौन लोग थे जो कि एंटी लेबर बिल पास कर रहे थे, मजदूरों के विरोध में एक बिल था जो कि पार्लियामेंट में रखा जा रहा था। और आज मजदूरों की क्या स्थिति है आप देख रहे हैं, किसानों की क्या स्थिति है। जो आज आजाद सरकार है क्या उसके पक्ष में है? जिस नास्तिकता की बात भगत सिंह कर रहे थे, क्या वो नास्तिकता हमारे चयन में है? मैं इन्हीं कुछ बातों को लेकर आपके बीच आया हूं और आपसे मैं शेयर करूंगा कि हमें क्या सोचना चाहिए। प्रोफेसर का काम 2 जोड़ 2 5 करना नहीं होता है। प्रोफेसर का काम 2 जोड़ 2 5 से 6 करना होता है, 7 करना होता है। क्योंकि हमारे जहन में जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का उत्तर कौन देगा? उन सवालों के उत्तर के लिए हमें उनके पास जाने होंगे जिनके पास उन शब्दों का अनुभव हो, भगत सिंह को जीने का तरीका हो। जब निर्भया केस हुआ था, आप याद कीजिए, एक लड़की जो काम करने जाती है और उसे कुछ गुंडों के द्वारा रेप किया जाता है, उनके गुप्तांगों में लोहे की छड़ डाल दिए जाते हैं और वो लड़की मर जाती है। उस लड़ाई को भी हमने देखा, उसमें शिरकत किया और मुझे लगा कि भगत सिंह बनने का ये एक तरीका है। आजाद भारत में आपको बम फोड़ने की जरूरत नहीं है। आजाद भारत में आपको अपने विचारों को संवैधानिक तरीके से रखने की बात है और उसके लिए जो संविधान है वह आपके सामने है, आपके मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकार के तहत आप अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या आप अपनी बात को रख सकते हैं? क्या सही में आप अपने परिवार में आजाद हैं? क्या यह देश आजाद हुआ है या फिर केवल विक्टोरिया क्रॉस को हटाकर चौरंगे को फहरा दिया गया है? लोग तिरंगा बोलते हैं, मैं उसको चौरंगा बोलता हूं। उसमें 3 ही रंग नहीं बल्कि 4 रंग हैं, केसरिया, सफेद, हरा और नीला। यह जो रंग है वह हमें बांटता नहीं, हमें एक साथ रहने की प्रेरणा देता है। लेकिन हमने इस चौरंगे को भी फाड़ कर अलग अलग कर लिया। किसी ने केसरिया, किसी ने हरा, किसी ने सफेद और किसी ने नीला लेकर अपने अपने राजनीतिक फायदों के लिए वो आज आपके साथ मैदान में नजर आए। क्या भगत सिंह इस झंडे को फाड़ने की बात करते हैं? और अगर वो जोड़ने की बात करते हैं तो किस हद तक करते हैं? जब बात उठती है कि श्रम और पूंजी, तो जो अहम सवाल है, धर्म कोई मायने नहीं रखता। जिस धर्म की बात आप पढ़े यहां पर जो आपने लगाया है, जिसमें कि आपने साफ लिखा कि किधर मैं पढ़ा था, यहीं पे कहीं लिखा हुआ था कि जो धर्म है वह आपके नैतिक जीवन को प्रोत्साहित करता है। लेकिन आपने जिस तरह से धर्म को स्वीकार किया वह कहीं न कहीं आपकी अनैतिकता को भी बढ़ाता है। आप जिस धर्म को मान रहे हैं वास्तव में उस धर्म के कटघरे में महिलाएं क्यों खड़ी, क्यों सती प्रथा हो रहा था, क्यों बाल विवाह, क्यों पुनर्विवाह नहीं हो रहे थे। और आज दहेज प्रथा के नाम पर हजारों महिलाओं को जिस तरह से जलाया जा रहा है, क्या भगत सिंह ऐसा भारत चाहते थे? मैं शुरू करूंगा वहीं से कि मैं नास्तिक क्यों हूं और भगत सिंह नास्तिक क्यों होते हैं। जो कोई भी विचारधारा के स्तर पर आगे बढ़ेगा उसके लिए धर्म के मायने कहीं न कहीं सीमित नजर आएंगे। और जब धर्म अपनी नैतिकता का चोला छोड़ता है तो वह सांप्रदायिकता के घेरे में आ जाता है। सांप्रदायिकता मतलब अगर यदि मैं अपने धर्म को बड़ा और दूसरे के धर्म को छोटा कहना शुरू कर दूं तो वहीं पर आकर सांप्रदायिक भावनाएं जगती है और भारतीयता का खंडन होता है। जो भारत है वह किसी एक धर्म से नहीं, किसी एक जात से नहीं, बल्कि कारवां आता गया और देश बसता जाता है। भगत सिंह उस बसते हुए मुल्क की बात करते हैं और कहते हैं
कि जो मुल्क मेरा है, यहाँ के जो लोग मेरे हैं, वही भारत है। देश की आजादी और भगत सिंह के सपनों को अगर साकार करना है तो हमें 2-3 बातों पर ध्यान देना होगा। शोषण किसका होता है? कौन है जो शोषित है? क्यों वो शोषण कर रहे हैं और क्यों शोषित आज चुप? ऐसा कोई नहीं भारत में जिसका शोषण नहीं हो रहा हो। किसी न किसी स्तर पे आप परिवार में हैं तो परिवार प्रतिसत्तात्मक है, जहां पर पुरुषवादी वर्चस्व है, और जहां पुरुषवादी वर्चस्व होंगे वहां पर महिलाओं के अधिकार कुंद होंगे, उनके अधिकार कम किए जाएंगे। आपको लगता है कि महिला सशक्तिकरण से आप अपने घरों से बाहर निकली हैं, लेकिन जो परंपरा के जो दायरे हैं उससे बाहर आज आप निकल नहीं पाई। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है जिसमें यह कहा गया हम भारत के लोग, उसमें स्त्री और पुरुष की बात नहीं कही गई थी, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों की बात कही गई थी। लोग का मतलब दोनों, और संप्रभु राष्ट्र बनने के लिए इसमें स्त्री और पुरुष को दोनों को बराबर होना होगा। क्या समाज में स्त्री और पुरुष बराबर हुए? यह सोचने का विषय है। आज 76 साल आजादी को होने को है और 76 साल में पता नहीं 4-5 पीढ़ियां गुजर गई और हम अभी भी समानता के अधिकार को लेकर बात कर रहे हैं। जिस संविधान को आज लागू हुए इतने वर्ष हो गए, क्या आज समाज में स्त्री पुरुष बराबर हुए हैं? एक सवाल भगत सिंह की तरफ से मैं छोड़ता हूं। आप विचार कीजिए कि जो स्त्रियों पर परंपराओं के बोझ डाले गए वह पुरुषों पर डाले गए। चूंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि महिलाएं भी यहां उपस्थित हैं, मैं कॉलेज में भी बच्चों से यही कहता हूं कि तुम नाक में पहनती हो, हमें क्यों नहीं पहनाया गया? एक सवाल मैं पूछता हूं, ये पुरुषों को अगर कहे कि ये आभूषण है, इससे सुंदरता बढ़ती है, तो पुरुष को क्रूप क्यों दिखाया गया? उसे भी नाक में पहनने का मतलब होना चाहिए। फिर मैं दूसरा सवाल अपने बच्चों से करता हूं कि नाक में जो पहनती हो उसको कहते क्या है? जवाब आता है कि नथ कहते हैं। फिर मैं पूछता हूं कि कभी गाय को देखी हो? गाय को भी जो नाथा जाता है उसको भी नथ ही कहते हैं। फिर गाय को क्यों नाथा जाता है? क्योंकि उसे नियंत्रित करना है। और नियंत्रित क्यों करना है? क्योंकि आपसे वो ज्यादा ताकतवर है, तो उसे नियंत्रित करने के लिए आपने नाथ दिया। इसका मतलब जो आदि शक्ति स्त्री है उसकी भी शक्ति को नियंत्रण करने के लिए आपने उसे नाक में नाथ दिया, ताकि आप परंपराओं के बंधन से बाहर नहीं जा सके। और जो परंपराओं के बंधन में बंधे रहेंगे वो किस आजादी की बात करेंगे? आभूषण के नाम पर चूड़ियां पहनाई जाती, पायल पहनाई जाती, पता है आपको? वह सुहाग के नाम पर पहनाया गया, लेकिन वो पुराना जीपीएस सिस्टम था कि आप कहां जा रहे हैं। अगर आप छिटकिनी खोलेंगे तो छन से आपकी चूड़ी की आवाज आएगी, और कहीं जाएंगे तो आपकी पायल की जो आवाज है वो छुन छुन आपके घरों में जाएगी। आपके चलने में पाबंदी, आपकी शक्ति पर पाबंदी। इतनी सारी पाबंदियों के बाद भी अगर देश आजाद है, या फिर हम क्या अपनी आजादी को समझ पा रहे हैं, तो एक बहुत ही बड़ा सवाल है। जो परंपराओं में बंधे हुए हैं और हम उस परंपरा का गुणगान करते हैं। गुणगान तो इस अर्थ में होने चाहिए कि याज्ञवल्क्य और गार्गी जब ऋग्वेद में एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, तो याज्ञवल्क्य गार्गी को कहते हैं कि गार्गी ज्यादा सवाल मत करो, नहीं तो सर फट जाएगा। मुझे लगता है वो फट नहीं जाएंगे, बल्कि ये कहा गया था कि सर फोड़ दिए जाएंगे। आज आप सवाल करके देखें, जिन सवालों के घेरे में आज हमारा समाज है, क्या वह सही मायने में आजादी को पाया है? भगत सिंह के सपनों का भारत जो नास्तिक कहते हैं, जो नास्तिकता की बात वो करते हैं, इसलिए कि उन्होंने देखा कि परंपराओं में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें ही अपने बंधन में बांधती हैं। आप समाज में जाइए, मैं अमीर गरीब पर बाद में बात करूंगा। हर समाज में जाइए और जाति प्रथा के बीज हजारों साल पहले बोए गए थे,
और आजाद भारत में जो जातियां हैं वो आज किस तरह से काम कर रही हैं वह आपको मालूम है। हर किसी से पूछिए कि क्या जाति सही है, तो प्रत्येक का जवाब आएगा कि जाति नहीं होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब आपकी बेटे और बेटियां जब बड़ी होने लगते हैं तो फिर आप अपनी जाति में ही फिर वर देखना शुरू करते हैं। और यह जो एक गुलामी है, क्या आप इस गुलामी से दूर हो पाए? तीसरी बात कि जो भगत सिंह का सपना था, जिस लाल सलाम को लेकर वो बाहर चले थे, उस लाल सलाम में उन मजदूरों के खून को लेकर जिसका शोषण हो रहा था, और शोषण किसका होता है? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि गुलाम किसको बनाया जाता है, कमजोर को या मजबूत को? तो आप कहेंगे कि कमजोरों को गुलाम बनाया जाता है। यह सवाल गलत है। अगर आपके यहां एक नौकर आए जो बीमार रहता हो, कमजोर हो, तो क्या आप उसको अपने घर में काम करने देंगे? जब उसकी ही सेवा आपको करनी पड़े तो उस नौकर को आप नहीं रखेंगे। इसीलिए हमेशा नौकर और गुलाम शक्तिशाली लोगों को बनाया जाता है। एक सबसे बड़ा उदाहरण जो मैं देता हूं कि भारतीय इतिहास में जो प्रथम दिल्ली सल्तनत का वंश स्थापित हुआ था, गौरी ने जिस गुलाम को खरीद कर फारस से लाया था, वह पहला बादशाह बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। आप कल्पना कीजिए कि एक फारस का गुलाम भारत का बादशाह बनता है, और एक भारतीय नारी आदि शक्ति के रूप में अभी भी गुलामी के घेरे में है। यह जो दो गुलामियां हैं, गुलाम हमेशा ताकतवर लोगों को बनाया जाता है, लेकिन बनाने का जो तरीका है उसको समझने की जरूरत है। वह आपको आस्था और विश्वास के नाम पर पहले आपके विचारों को, भावनाओं को कुंद करेगा, आपके सवालों को सबसे पहले आपसे छीनेगा, और जब आपके सवाल आपसे छीन जाएंगे तब फिर वो अपनी शर्तों के आधार पर आपसे काम करवाएगा। यही होता है यार। जो पूंजीपति है उसके पास में क्या है? अगर आप में से कुछ लोग जो थोड़ी बहुत भी अर्थशास्त्र पढ़े हों, उस अर्थशास्त्र में उत्पादन को लेकर 5 महत्वपूर्ण कारक बताए गए हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, विनिमय और वितरण। भूमि और पूंजी पूंजीपतियों की है, वितरण और विनिमय पूंजीपतियों का है, और श्रम जो है केवल श्रमिकों का है। किसान बीज बोते हैं, उगाते हैं, जब फसल बेचने जाते हैं तो टमाटर का भाव 2 रुपए किलो हो जाता है। उसी पूंजीपतियों के द्वारा उस 2 किलो टमाटर को खरीद करके चॉप बनाता है और आपके मार्केट में कई गुनी दामों में आपके पास बेचता है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो भूमि है और जो पूंजी है वो निर्जीव है और श्रम सजीव है। जिस खूनी क्रांति की बात रूस में हुई और जिस क्रांति को लेकर भगत सिंह पैदा होते हैं, इसी शोषण के खिलाफ वो आते हैं, और खिलाफ आने के बाद जो शोषण के जो हथियार हैं उसको कुंद करने का प्रयास करते हैं। जो सवाल है, उन सवालों के घेरे में जब हम जाते हैं तो भगत सिंह के कई सवाल हमारे सामने उठकर सामने आते हैं। भगत सिंह सबसे पहले जो आह्वान करते हैं वो युवाओं से करते हैं। युवाओं से वो कहना चाहते हैं कि हमें क्या होना चाहिए। मैं पढ़ के सुनाता हूं। किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वे तो बहुत बुद्धिमान और समझदार होंगे। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम, अनुभव अधिक करते हैं। जो हड्डी बूढ़ी हो चुकी है वह समझौतावादी हो जाती है। अरे बेटे ऐसा मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। वो आपके हक और हुकूक पर अगर कोई अपना फन काढ़े हुए है फिर भी कहता है कि बेटा कंप्रोमाइज कर लो, लड़ने से कोई फायदा नहीं। अगर भगत सिंह नहीं लड़े होते तो फिर क्या होता? भगत सिंह के बाल बच्चे होते, उनकी भी औलादें होती, और फिर उनकी औलादें आज हमारे ही तरह गुलामी की बंधनों में बंधी होती। जिस तरह से नाटक में दिखाया गया कि भगत सिंह के पास जो ब्रिटिश गवर्नर है वो जाता है कि भगत सिंह तुम माफीनामा दो,
तुम्हें फांसी नहीं होगी। बहुत सारे माफी वीर हमारे देश में हुए जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफी मांगी और उसे माफी दी गई, और उन माफी वीरों को आप जानते हैं। सावरकर कितनी बार माफी मांगी और उसका स्टेटमेंट है कि ताउम्र मैं आपका विरोध नहीं करूंगा, मैं ब्रिटिश सल्तनत का मैं हमेशा सिपह सलार रहूंगा। लेकिन होता क्या है, हम और आप किसके बारे में जानते हैं? जिसका अधिक प्रचार होगा हम उसी के बारे में ज्यादा बात करेंगे। जो हकीकत है वो हमारे सामने है और जो नहीं है वो हमारे सामने रखा जाता है। हत्या बुरी बात नहीं है। हत्या में आदमी को मारा जाता है। दो चीजें, दो शब्द, एक तरफ वध है और दूसरी तरफ हत्या है। रावण हत्या के नाम से आप नहीं जानते, रावण वध किया जाता है। जो पारंपरिक रूप से, शास्त्र सम्मत रूप से जिसको मारा जाता है उसको वध कहा जाता है, और जिसको कानूनी रूप से मारा जाता है उसको हत्या कहते हैं। इसीलिए भगत सिंह सैंडर्स की हत्या करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जो जुल्म अगर बढ़ेगा तो जुल्म करने वालों की भी वही नियति होनी चाहिए जो कि कंस और रावण को हुआ। हमारे देश में तो ये परंपरा रही है, ये पारंपरिक परंपरा रही है, और लोग कहते हैं कि भगवान इसीलिए अवतार भी लेते हैं। गीता में कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जो आज जो नागरिकता के अधिकार को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, तो क्या यह संविधान के धर्म का हनन नहीं हो रहा है? क्या हम और आप इसके लिए सोचने के लिए तैयार नहीं है कि आपके अधिकारों को कहीं न कहीं कम किया जा रहा है? और अगर आपके अधिकार अगर कम होंगे तो वह फिर भगत सिंह पैदा होगा। परिस्थितियों में भगत सिंह पैदा होते हैं और भगत सिंह पैदा होते रहेंगे, और पैदा होने के क्रम में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी। एक अभिव्यक्ति भगवती चरण वर्मा को मैं याद करना चाहूंगा। वो लिखते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आज की युवा पीढ़ी को आप देखें, वो निराश है, हताश है। क्यों? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या उनके माता पिता या उनके शिक्षक? तो पता चला कि ये तीनों के तीनों जिम्मेदार हैं, और जो उनके जिम्मेदार हैं, जो जनप्रतिनिधि, जो आपका वोट लेकर कल संसद बनेगा, सांसद में जाएगा, आ रहा है, पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है, विधानसभा के चुनाव, क्या आपकी आवाज को उठा रहे हो? युवाओं को सोचना होगा कि कल के दिन जो बेरोजगारी के ठोकर से वो जो दुखी होंगे, उनके सवालों को लेकर कौन जाएगा? क्या भगत सिंह फिर पैदा होगा? यह संभव है? या फिर उनके विचारों पर हमें विचार करना होगा कि जो भगत सिंह कह गए उनके अनुसार हमें अपने जो लोकतंत्र की मर्यादा है उसे बचानी होगी। भगत सिंह के सामने में दुश्मन साफ था, वह दुश्मन अंग्रेज था, बाहर के लोग थे जो कि हमारा शोषण कर रहे थे। गंगा से सोने को लेकर टेप्स में निचोड़ रहे थे। जब मैं इंग्लैंड गया था पिछले अक्टूबर में, जिस समय लोग यहाँ दुर्गा पूजा मना रहे थे, मैं वहाँ एक इंटरनेशनल सेमिनार में गया और उस टेम्स नदी को देखा, समूचे इंग्लैंड को देखा। इंग्लैंड से लेकर मैनचेस्टर तक गया, जहाँ पर की सूती कारखानों का बहुत बड़ा बाजार था, और भारत में भी सूरत को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। वो इंग्लैंड जो हमें चूज करके इंग्लैंड बना, आज जो इंग्लैंड है वह हमारे खून से सना हुआ है, वो तो हमारे सामने दिखता है। मैंने देखा, इंग्लैंड जाकर देखा कि वहां की हैसियत क्या है,
लोगों की समृद्धि क्या है, वो समृद्ध हो गए और हम गरीब से गरीब होते चले गए। उसके पीछे कारण क्या है? मैं थाईलैंड गया, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, मलेशिया और इधर ही जनवरी में मैं दुबई से होके आया। दुनिया के लोग तरक्की कर रहे हैं। 10-20 देशों में जाकर अपनी बातें रखी जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि लोग तरक्की पर तरक्की कर रहे हैं और हम वही के वही हैं। किसी तरह से जी रहे हैं, दड़बे में जी रहे हैं। रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं और पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं, तो समाज जगेगा कैसे? क्या भगत सिंह को फिर सुतली वाला बम फोड़ना होगा? क्या उसका हम इंतजार करें? या फिर इंकलाब की वो जो सलामी लहरें थी आजादी के पहले, उसे फिर हमें लाना होगा? कौन लाएगा? युवा लाएगा। और आज का युवा, हर किसी गार्जियन को एक शिकायत है कि मेरा बेटा मोबाइल लेकर बैठा हुआ है, मोबाइल में ढूंढ रहा है कि क्रांति कैसे होगी। क्या ये संभव है? जो हमारे युवा हैं वही क्रांति कर सकते हैं, न तो बच्चे कर सकते और न बूढ़े कर सकते। बच्चों में न ताकत है न बुद्धि है, और बूढ़ों में बुद्धि है तो ताकत नहीं। और क्रांति के बीज वही बोए जाते हैं जो जमीन उर्वर होती है, और वह जमीन युवाओं के दिलों में है। और आज का युवा मोबाइल की आगोश में सोया हुआ है। क्या उसी मोबाइल में भगत सिंह के गीत नहीं है? रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। ये जो गीत इसके लिए गाए गए थे, और हंसते हंसते फांसी की रस्सी को चूक जाते हैं। आज लोग किस लिए आत्महत्या कर रहे हैं? इसलिए कि नौकरी नहीं है। एक बार भगत सिंह बन के तो देखो। मैं ये नहीं कहता कि बम फेंको, कभी भी बम बारूद की बात भगत सिंह ने नहीं किया। उन्होंने क्रांति की बात की, विचारों की बात की। और जिस समय उन्हें फांसी दी जा रही थी, उस समय में वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। क्या आज के बच्चे लेनिन को जानते हैं, मार्क्स को जानते हैं, गांधी, अंबेडकर, लोहिया को जानते हैं? तो पता चला कि एसएससी का एग्जाम देने जाना है और उसमें जनरल नॉलेज में है। भाई इससे काम नहीं चलेगा। दूसरी जो पंक्ति है शैलेंद्र की, मैं बहुत अच्छा गीत है, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये जो स्वर्ग है केवल अमीरों के लिए नहीं बना है। वो स्वर्ग है या नहीं है मुझे इसकी जानकारी नहीं, मैं यकीन भी नहीं करता। मैं भी भगत सिंह की ही तरह नास्तिक हूं। मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, मैं आप में विश्वास कर सकता हूं। इसलिए कि जिस स्वर्ग नरक की बात कर रहे हैं, किसी ने स्वर्ग न नरक को देखा है, और जिसे हमने नहीं देखा उस पर हम विश्वास कैसे करें? लेकिन आपका सारा ताना बाना जो है स्वर्ग नरक पर ही है। कोई मरा तो स्वर्ग की चिंता, लेकिन आप नरक में जीवन भर जीते रहे, उसकी चिंता आपको नहीं थी। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं, उन पीढ़ियों पर अगर गौर करें तो वो क्या कहते हैं? बुरी है आग पेट की, बुरे हैं ये दिल के दाग, ये न दब सकेंगे, एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन। आपको इनकलाबी दस्ता तैयार करना होगा। ये नहीं कि आपको गिरोह बनाने हैं, केवल आप अपने विचारों को, जो भगत सिंह के जो विचार हैं, आप केवल लोगों के बीच आइए, बताइए कि भगत सिंह क्या चाहते थे। ये आजादी और ये आजाद भारत भगत सिंह के सपनों में नहीं था, जहां की आजाद भारत में भी गुलामी के गीत गाए जाते हैं। होली का दिन आ रहा है और होली मनाने की प्रथा को आप देखेंगे। मैं होली नहीं मनाता। क्यों नहीं मनाता? कि जो कहानी है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी जोड़ी गई है, और उसमें प्रहलाद को होलिका आग में लेकर बैठती है और उसका चादर उड़ता है और वो जल जाती है। ये बताइए
कि जिस आग में एक स्त्री को जलाया गया, उसी राख से, जिस राख में होलिका का खून मिला हुआ है, उसका आप गुलाल बना रहे हैं। मैं ये तर्क देता हूं कि हम छोड़े हिरण्यकश्यप कौन था, प्रहलाद कौन था, लेकिन जिस स्त्रीवादी विमर्श को सिमोन द बोअर ने कहा कि स्त्रियों का जन्म नहीं होता, स्त्रियां बनाई जाती हैं। अगर स्त्रियों का जन्म होता, अलग से होता, तो उसके लिए सब कुछ अलग होते। लेकिन समाज में स्त्री पुरुष तो दोनों बराबर हैं, लेकिन अधिकारों को लेकर जब हम देखते हैं तो स्त्रियों के अधिकार कुछ हैं और पुरुषों के अधिकार कुछ हैं। कैसे स्वर्ग बनाएंगे आप इसको, और किस स्वर्ग की कल्पना कर रहे हैं? भगत सिंह उस स्वर्ग की कल्पना नहीं करते। वो कहता है कि अगर कहीं भी स्वर्ग है तो उसको जमीन पर लाओ, सबको दिखाओ कि ये स्वर्ग है। असल में स्वर्ग उन लोगों का है जो पूंजीपतियों की तिजोरी में बंद है, और वह खून से सना हुआ जो पैसा है, उस पैसे से जो खून बह रहे हैं, वो उससे हम और आप प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या निराश होने की जरूरत है? क्या हम अपना काम करना छोड़ दें? और अगर हम अपना काम करना छोड़ देते हैं तो फिर भविष्य का क्या होगा? भविष्य को देखने के लिए दुष्यंत कुमार के पास जाना है। दुष्यंत कुमार की एक कविता है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जिस गंगा की बात कर रहे हैं वो गंगा मैली हो गई, उसको साफ करने के लिए हजारों करोड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जो मरते हैं उसको मरे हुए को गंगा में फेंक रहे हैं। घर में आप पूजा करते हैं, आप सोची घाट, कष्टहरनी और बगुआ घाट में बोरा का बोरा उसमें पता नहीं क्या क्या फेंक रहे हैं। गंगा माई बोल रहे हैं स्वर्ग से आई और नरक में बह रही है। क्या वो गंगा कभी स्वच्छ हो सकती है? तो जो हमारे कार्य और हमारी नीतियों के बीच जो अंतर है, उसे समझने की जरूरत है। और अंत में दुष्यंत कुमार का कहना, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये जो आग है वो बुझ चुकी है समाज से। हर कोई बटा हुआ है अपने अपने फायदे की, कोई जाति में तो कोई धर्म में तो कोई संप्रदाय में, तो कोई बोली में, तो कोई भाषा में। जब आप इतने बटे हुए हैं तो अंग्रेजों की जरूरत नहीं है। भगत सिंह के सामने में एक दुश्मन था जिसको कि वो बम फोड़ करके फांसी पे झूल गए, और आज आपके सामने में आप खुद ही दुश्मन बने बैठे। जिन कुंद विचारों को लेकर यह समाज चल रहा है, क्या लगता है कि भगत सिंह के सपनों का भारत बन पाएगा? वह भगत सिंह जो मात्र 23 साल 5 महीने 26 दिन अपने जीवन को जिया, और वो 21 साल में जेल जाता है, अपनी भरी जवानी को लुटा देता है, तो क्या आज के नौजवान उस न्यौछावर को याद करेंगे? मेरा एक सवाल है, और इस सभागार में जो भी लोग उपस्थित हैं, आखिरी शब्द यही कि मैं भगत सिंह को नमन करते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भगत सिंह को पढ़िए, भगत सिंह को जानिए, और मैं यकीन दिलाता हूं कि जिस दिन आप भगत सिंह को पढ़ लेंगे, जान लेंगे, भारत में दूसरी क्रांति जरूर होगी, जरूर होगी।